तो फंक्शन एक रूल होगा जिसके थ्रू हम लोग सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, हम लोग रिलेट करेंगे। तो उस रिलेशन का या उस रूल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो रूल है वो कुछ इस तरह से है। रूल क्या कहता है कि ईच एलिमेंट इन सेट ए शुड हैव यूनिक एफ इमेज इन सेट बी। ठीक है भाई, कह रहा है हमारा डेफिनेशन कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए वो सभी सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए, या एफ इमेज। इसको क्या बोलेंगे, अगर हम x1 को y1 के साथ मैप कराते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि y1 इज द एफ इमेज ऑफ x1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं fx1। तो ये बेसिक चीजें आप जानते होंगे कि नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे अभी नहीं है। चलिए, मेरा बर्थडे बीत गया लॉकडाउन में ही। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है जिसके थ्रू हम सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या कराते हैं, मैप कराते हैं। ठीक है, तो वो मैपिंग भी कुछ यूनिक टाइप की होनी चाहिए। मैपिंग क्या होना चाहिए कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि नो टू एलिमेंट्स इन सेट बी शुड हैव यूनिक प्री इमेज इन सेट ए। ठीक है, इसका मतलब कि इस सेट बी का कोई भी दो एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसका एक सिंगल इमेज आपको y में यानी कि यहां पर मिले। दैट मीन्स हम अगर इसको ऐसे कर देंगे, इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं कि x1 भी जो है, x1 पर भी y1 मिल रहा है और x1 पर भी y2 मिल रहा है, तो यहाँ पे y के दो एलिमेंट के लिए यानी कि y के दो एलिमेंट के लिए एक ही प्री इमेज x1 मिल रहा है। सो ये फंक्शन का एग्जांपल नहीं हो सकता है। तो फंक्शन के लिए दो नेसेसरी कंडीशन है। फर्स्ट वन कि ईच एलिमेंट यानी कि सेट ए के पूरे एलिमेंट सेट बी के साथ मैप होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन इज कि कोई भी y का दो एलिमेंट, कोई भी y का दो एलिमेंट सेट ए के यानी कि उस अपने पहले वाले सेट के साथ यूनिक एलिमेंट के साथ वो मैप्ड नहीं यानी प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग यहां पर देखेंगे, आपके सामने मैंने ये 5 एग्जांपल लिए हुए हैं, आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन से फंक्शन के एग्जांपल होंगे और कौन से नहीं होंगे। सभी को दिख रहा है ये? चलिए देखिए, हमने सेट ए में लिया हुआ है यहां पर ए बी सी, और सेट बी में लिया हुआ है 1 2, 1 और 2। सभी लोग बताइए। 5 फिगर्स है भाई, 5 फिगर्स है, 1 2 3 4 5। अदिति का आंसर आया है, गलत आंसर है अदिति। अनिकेत, अनिकेत का देखना पड़ेगा। चलिए, डिफरेंट डिफरेंट सभी के आंसर आ रहे हैं, यानी कि अभी कहीं पर डाउट है। अब कुछ लोगों के सेम आंसर आ रहे हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है पहला कंडीशन क्या हो रहा, क्या था कि एक्स यानी कि पहले सेट के सभी एलिमेंट मैप होने चाहिए। मैप है क्या, देखिए ए बी सी तीनों मैप है यहां पर। दूसरा में हमने देखा था कि y के किसी भी दो एलिमेंट का सिंगल इमेज नहीं होना चाहिए। देखिए 1 का भी यूनिक प्री इमेज मिल रहा है, ए है, और 2 का भी यूनिक प्री इमेज बी और सी मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज के लिए y की एक सिंगल वैल्यूज मिल रही है। ये क्या है, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन y की दो वैल्यूज के लिए सिंगल प्री इमेज नहीं मिलना चाहिए था। तो पहला जो होगा वो फंक्शन का एग्जांपल होगा। चलिए, बहुत लोगों का अब सही आंसर आ रहा है। कुछ लोग पहले अनिकेत वगैरह गलत किए हुए थे। दूसरा देखिए, यहाँ पर ए में हमने ए और बी लिया हुआ है, बी में हमने 1 2 3 लिया हुआ है। तो देखिए, तो सेट ए के सभी एलिमेंट मैप है क्या, तो ए और बी है, मैप है। चलिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे किसी भी दो एलिमेंट का सिंगल प्रीमेज नहीं मिल रहा है, तो दूसरा वाला भी फंक्शन का एग्जाम्पल होगा। तीसरा वाला तो बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल होगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों एलिमेंट क्या, तीनों एलिमेंट जो मैप्ड है और तीनों एलिमेंट का प्री इमेज यूनिक प्री इमेज मिल रहा है, तो वो भी सही होगा।
चौथे में देखिए, चौथे में यहाँ पे 1 और 2 का यूनिक प्री इमेज मिल रहा है, तो पहला वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो ये फंक्शन का एग्जांपल नहीं होगा। हाँ अदिति, अभिषेक, अब सही है। और ये पांचवा वाला देखिए, यहां पर भी ये देखिए, पहला जो सेट है जिसका एक एलिमेंट कौन सा है, सी, उसका कोई भी इमेज नहीं मिल रहा है, सो दिस इज अगेन नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन। सो यहां पे देखिए, यहां पर कंडीशन 1 वायोलेट हो रहा है, यहां पर कंडीशन 1 वायोलेट हो रहा है और यहां पर कंडीशन 2 वायोलेट हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब सभी लोगों का सही आंसर है, वेल डन। अब मैंने लिया हुआ रेंज, रेंज के भी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो रेंज के 2-3 डेफिनेशन होते हैं। अगर हम सेट वाइज डेफिनेशन देखेंगे तो हम कहते हैं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको डोमेन बोलेंगे, सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको कोडोमेन बोलेंगे, और सेट बी के वैसे एलिमेंट जिसका प्री इमेज मिले, सेट बी के वैसे एलिमेंट जिसका प्री इमेज मिले हमें सेट ए में, तो हम कहेंगे कि वैसे वो सभी जो एलिमेंट्स हो क्या होंगे, रेंज में होंगे। तो हम देख सकते हैं कि यार यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेंज के जो एलिमेंट्स होंगे वो कहां से हम पिक करेंगे, कोडोमेन से ही पिक करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रेंज हमारा जो होगा वो होगा सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बात बोल सकेंगे भाई कि रेंज जो होगा हमेशा सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा, क्योंकि ये उसी से पिक किया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका भी मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। ये देखिए, यहां पर ए बी सी डी और एक्स वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हमने लिया हुआ है, तो ये जो है डोमेन है और ये कोडोमेन। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सिर्फ डोमेन की, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये क्या है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सभी लोग लिखते चलिए। अच्छा प्रत्युष तुम्हारा आने वाला है, चलो केक का इंतजार रहेगा हम लोग को भी, ठीक है। चलिए, तो डोमेन में देखेंगे, यहाँ पे डोमेन में कौन कौन से होंगे, ए बी सी डी, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये डोमेन में आ जाएंगे। कोडोमेन क्या होना चाहिए, जितना भी सेट बी का एलिमेंट है कोडोमेन, उसमें वो सभी एलिमेंट आ जाने चाहिए कोडोमेन में। ये हम कह सकते हैं वी डब्ल्यू एक्स वाई वाई एंड जेड, ये क्या हो जाएंगे, कोडोमेन में हो जाएंगे। और देखिए रेंज, रेंज के लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट, सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट जो है वो क्या है, ओके प्रीवियस स्लाइड इज दिस, इसमें हमने ये डेफिनेशन हमने लिया हुआ है डोमेन का कि सेट ए का, यानी कि जिस अगर दो सेट लिए, दो नॉन सेट ए से सेट बी में डिफाइन कर रहे हैं, तो सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा डोमेन का पार्ट होगा, सेट बी का जितना एलिमेंट होगा कोडोमेन का पार्ट होगा, और उसमें जो एलिमेंट, वैसे एलिमेंट जिनका प्री इमेज मिल रहा है, देखिए वी का प्री इमेज सी मिल रहा है, यहां पे देख सकते हैं कि v का प्री इमेज सी मिल रहा है, यानी कि ये रेंज के में आएगा, ये हो गया। b का भी देखिए, z का प्री इमेज b मिल रहा है, x का प्री इमेज a मिल रहा है और w का प्री इमेज d मिल रहा है। यहां पर एक एलिमेंट ऐसा है y जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये जो y है वो कोडोमेन में, तो ऑब्वियसली ये कोडोमेन का एलिमेंट होगा, बट ये जो होगा रेंज का एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर हम रेंज की बात करेंगे यहां पर, तो रेंज इक्वल्स टू द सेट कौन कौन सा, v w x एंड z, इसमें y नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि जो रेंज होगा वो कहां से लाई कर रहा है, कोडोमेन से लाई कर रहा है। तो हमेशा कोड जो रेंज होगा वो कोडोमेन का ही सबसेट होगा। एक बात और यहां पे अगर देखिए, अगर आपको लिया हुआ है कि कोई मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन किया है, इफ सच दैट r2 लिखा हुआ है, r2 r यहाँ पे एक्सक्लूड किया हुआ है मान लीजिए 1 को, तो अगर इस तरह से कोई फंक्शन डिफाइन किया, एक फंक्शन का नाम लिया हुआ है, तो यहां पर आप देख लीजिए कि ये फंक्शन
फंक्शन के साथ एफ के साथ जो ये वाला पार्ट लिखा हुआ होता है वो डोमेन होता है। ये क्या होता है? डोमेन होता है। यानी इस फंक्शन का डोमेन ये होगा और ये जो हो दिया हुआ है एरो के बाद वो क्या होगा? कोडोमेन होगा। क्लियर है सभी को? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर सेट वाइज दे तो सेट ए और सेट बी जिसमें डिफाइन करे, पहला वाला सेट डोमेन का पार्ट हो जाएगा, दूसरा वाला सेट कोडोमेन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहां पे मैंने लिया हुआ है कि आपने समझा कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेट, नहीं सॉरी सेट नहीं, फंक्शन की यहां पे कर दीजिएगा। कौन सा फंक्शन का एग्जांपल है? सभी लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेट। चार हमने फंक्शन लिए हुए हैं, ठीक है, उसमें फंक्शन कौन सा है ये आपको दिखाना है। आप जानते हैं फंक्शन भी एक क्या होता है? सबसेट होता है रिलेशन का, और रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। चलिए अभिषेक ने आंसर दे दिया, और लोग सभी लोग रिप्लाई कीजिए। अनिकेत बाबू गलत आंसर है, गलत। अभिनव सही है, आदित्य सही है, अंकित सही है, अंकित गलत है, मिली गलत है आपका आंसर। ध्यान से, ध्यान से। प्रत्युष तुम्हारा नहीं बताएंगे गलत है या सही है। अभिषेक आपने क्या आंसर दिया था? फिर से एक बार कमेंट कर दीजिए। तुमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्रत्युष, इसीलिए। शाश्वत, अभिषेक, और लोग। अदिति अब सही है, अदिति सही है, अदिति सिन्हा सही है, प्रीति सही है। नहीं, अदिति सिन्हा गलत है। प्रतीक सही है तुम्हारा भी। अंकित गलत है, गलत है। प्रीति सही है, अनिकेत सही है, अभिषेक रंजन सही है। अब तो देखिए भाई, यहां पे आपको कुछ नहीं करना था। आपको जो दिया हुआ है इसको बस इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से सेट वाइज ले लीजिए। आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को तो आपने डिफाइन किया होगा। देखिए पहला जो एलिमेंट होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है, तो सेट ए के एलिमेंट में 0 और 1 है। और सेट बी के एलिमेंट में देखिए जो बाद वाला एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में वो सेट बी का एलिमेंट होता है। तो सेट बी के एलिमेंट में अगर हम देखेंगे 2, 4 एंड 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0 जो है वो 5 से मैप हुआ है, तो 0 को हमने 5 से मैप करा दिया, 1 को 2 से मैप कराया हुआ है, 1 को 2 से करा दिया, और 1 को ही 4 से कराया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि दोनों जो जितने भी एलिमेंट होने चाहिए सेट ए के वो सभी मैप है डी के साथ। तो ऑब्वियसली पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। बट दूसरे कंडीशन में हमने देखा था कि दो एलिमेंट के सेम प्री इमेज नहीं मिलने चाहिए। यहाँ पे 2 एंड 4 के सेम प्री इमेज 1 मिल रहा है, सो दिस कैन नॉट बी एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन। सेम केस इज फॉर दिस। यहां पर ए एंड डी का सेम प्री इमेज 3 मिल रहा है। यहां पर अगर इसको डिफाइन अगर आप करोगे तो अगर यहाँ पे आपने इसको फंक्शन ये सेट वाइज डिनोट किया है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 5 सेट ए में होगा, और यहाँ पर ए वाई एंड डी होंगे, ए वाई एंड डी। तो 3 को मैप कराया है ए से, इसी 3 को मैप कराया गया है किससे? डी के साथ, इसी मैप, और 5 को y के साथ, 5 को y के साथ। यहाँ पे अगर हम अगेन हम देख रहे हैं कि a एंड d यानी दो हमें एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जिनका सेम प्री इमेज मिल रहा है, कौन सा? 3। सो ये भी फंक्शन का एग्जांपल नहीं होगा। ओके अभिषेक। और यहां पर भी देखिए
यहां पर 1 और 3, 1 एंड 3 दोनों का सेम प्री इमेज ए मिल रहा है, दोनों का सेम प्री इमेज ए मिल रहा है, सो ये भी फंक्शन का एग्जांपल नहीं होगा। और यहां पर देखिए x का जो इमेज है 3 है, c का इमेज 6 है, a का इमेज 8 है। दैट मींस ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, f इमेजेस बोल सकते हैं। तो अलग अलग इमेजेस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, ये फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने मार्क किया था, दे ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? ग्राफ देखकर कैसे आप पहचान जाओगे कि जो दिया हुआ फंक्शन है या जो दिया हुआ रिलेशन है या कर्व है वो फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ग्राफ देखकर आपका कोई भी लाइन, इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस cuts the given curve at only one point, then the given curve is a function। क्या है, कोई भी अगर ग्राफ दिया हुआ हो, कोई भी कर्व दिया हुआ हो, आप क्या कीजिए, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो आपके गिवन कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर कट करता है तो वो फंक्शन का एग्जांपल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे देख रही है, हमने यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट, हाँ ग्राफिकल इजी है बट देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पर यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, फंक्शन का एग्जांपल होगा। यहाँ पे देखिए ये जो कर्व दिया हुआ है ये है, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है भाई। ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन का एग्जांपल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर 2 इंटरसेक्शन हो रहे हैं, तो ये भी फंक्शन का एग्जांपल नहीं होगा। क्लियर है? तो ग्राफिकल आइडिया क्या होगा कि इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस cuts the given curve at only one point, then the curve is an example of function, otherwise it is a curve only। ठीक है, सिर्फ एक कर्व होगा, फंक्शन का एग्जांपल नहीं होगा। कुछ और हमने ये ग्राफ लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फंक्शन के एग्जांपल है क्या, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ किया, एक पॉइंट कट किया, फंक्शन का एग्जांपल है। दूसरा वाला भी है। सभी लोग बताइए तो कौन कौन सा फंक्शन का एग्जांपल है इसमें? इसमें सभी है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सभी मैंने बता दिया कि फंक्शन का एग्जांपल लिया हुआ है हमने। ये फंक्शन का एग्जांपल है। अच्छा ये कौन सा फंक्शन है, कौन बताएगा? राइट द नेम ऑफ दिस फंक्शन। ये जनरल इक्वेशन आप उसका लिख सकते हो। हाँ सही है। पहला वाला फंक्शन, ये पहला वाला फंक्शन कौन सा है आप बताइए तो? पैराबोला है। इसका इक्वेशन क्या हो सकता है? लाइन तुमको आदित्य कौन है? y इक्वल टू एम एक्स। और कुंदन का आंसर सही है, एग्जैक्ट। एक तरह से अगर हम देखेंगे तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा। प्रत्युष गलत है ये, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एकदम ऐसे दिखता है हमको। अभिषेक का भी गलत है। नहीं प्रत्युष अभी भी गलत है, ये y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स होगा भाई, ध्यान रहे, y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स। इस रूट अंडर एक्स लिया हमने तो इसका मतलब कि इसके बाहर से क्या होगा, मॉडुलस के अंदर से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी निकलती है, तो हमने इसीलिए नीचे वाला एलिमिनेट किया हुआ है। तो दिस फंक्शन इज y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स। इसमें सभी फंक्शन के एग्जांपल है, मॉडुलस फंक्शन है, ये एक जनरल क्यूबिक फंक्शन लिया हुआ है, ये और भी फंक्शन के यहाँ पे ग्राफ लिए हुए हैं। ठीक है,
ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये पैराबोलिक फंक्शन है, ये y इक्वल्स टू mx है, और ये भी एक क्यूबिक फंक्शन है। ये भी क्या है? एक क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ टाइप्स थे फंक्शन के। अब देखिए टाइप क्या क्या होते हैं। वन वन फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, और इनटू फंक्शन होता है। तो वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन को नॉन इंजेक्टिव बोलेंगे। भाई ये उसका अगर वन वन नहीं होगा तो मैनी वन हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। हम लोग इसको पढ़ेंगे, सिर्फ वन वन को पढ़ेंगे। अगर हमने पहचान लिया कि वन वन है तो ऑब्वियसली वन वन होगा, अगर वन वन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। क्लियर है? और तीसरा जो टाइप है ऑन टू होगा। ऑन टू का नाम जो दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको। और अगर सर्जेक्टिव नहीं हुआ तो क्या होगा? नॉन सर्जेक्टिव होगा, दैट मींस इनटू हो जाएगा। एक और हम लोग कंबाइन डिफाइन करते हैं कि कोई भी फंक्शन जो वन वन और ऑन टू हो जाए, कोई भी फंक्शन जो क्या हो जाए? वन वन हो एंड वो ऑन टू भी हो जाए, तो उसको हम लोग साउंड का इश्यू आने लगा क्या फिर? अनिकेत इस बार आपके साइड से प्रॉब्लम है, यहां से सभी लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्लियर है। चलिए, तो जो अगर एक हम लोग कंबाइन डिफाइन करते हैं कि कोई फंक्शन जो वन वन और ऑन टू है, ठीक है, वो क्या होता है? उनको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। वो क्या होते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, ये बाइजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कुछ देर के बाद भले देखेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी, बाइजेक्टिव। अब चलिए, हमने लिया है कि वन वन फंक्शन क्या होता है। इतना याद रखना है भाई कि बस जितने भी एलिमेंट हो रहे थे हमें यहाँ का, वहां पे जितने भी एक्स के एलिमेंट मिल रहे हैं उन सब के डिस्टिंक्ट एफ इमेजेस होने चाहिए सेट बी में। यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनके डिस्टिंक्ट एफ इमेज मिलेंगे। यानी कि अगर कोई भी दो एलिमेंट एक्स का, कोई भी दो एलिमेंट सिंगल वाई के साथ मैप नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी वन वन if each element in set x should have distinct f image in set y। for इसका मतलब हुआ कि for every x1 x2, यानी कि कोई भी डिफरेंट x1 x2 ले तो उसमें हमें फंक्शन क्या होने चाहिए? डिफरेंट मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे यहां देखिए, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं a1 का जो इमेज मिला है b1 मिला है, a2 का इमेज b3 मिला है, a3 का इमेज b2 मिला है, और a4 का इमेज b4 मिला है। ऑब्वियसली ये भाई कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्या है? डिस्टिंक्ट एफ इमेज मिल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल होगा वन वन फंक्शन का। ये बताइए, तो ये है क्या? ये वन वन फंक्शन होगा? ऑब्वियसली होगा। देखिए भाई, सभी के एलिमेंट है, यहां पर ये मैप नहीं है, अभी इसका डिस्कशन नहीं करते हैं कि मैप नहीं है तो क्या होगा। दूसरा वाला देखिए, यहां पर एक्स के दो एलिमेंट का सिंगल इमेज मिल रहा है, यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। यानी कि इस जो इमेज 3 का मिल रहा है वही इमेज 4 का भी मिल रहा है। सो ये दूसरा जो होगा वो वन वन नहीं है। ये क्या है? वन वन नहीं है। तो सभी को समझ में आया? तो अब अगर आपको एनसीईआरटी के लिए क्या करना होता है, वन वन ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या लेना होता है कि fx1 बराबर fx2 लेना होता है। इसका मतलब होता है ना कि आप उल्टा इसमें चेक करते हो। इसमें आप मान लेते हो कि दोनों इमेजेस सेम है, तो दोनों इमेजेस सेम है, तो अगर वो वन वन रहा होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी, कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो ये वन वन का कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन अगर वन वन है, कोई भी फंक्शन वन वन है, तो आपको चेक करने के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सीबीएसई का एग्जाम देने के लिए आपको कैसे चेक करना होगा? आपको चेक करना होगा fx1 इक्वल्स टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए। समझ रहे हो? तो हम लोग यहाँ पे उल्टा मानते हैं। वन वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव डिस्टिंक्ट एफ इमेजेस इन सेट बी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर दो इमेजेस लिए, दो इमेजेस कोई भी मान लीजिए, हमने डी लिया और बी लिया, तो दोनों इमेजेस को अगर सेम लेंगे
तो अगर ये 1 1 होता तो इनके प्री इमेजेस भी सेम होने चाहिए थे, तो हमने ऐसे प्री इमेजेस सेम दिया। तो अगर इस कंडीशन को कोई फॉलो करे तो हम कहेंगे कि वो 1 1 फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि आपको चेक करना है, चेक that the function f such that r to r, f such that r to r, fx equals to x cube plus 5 is 1 1। ये चेक करना है। हाँ, वैसे अभी चैप्टर 1 का आई थिंक आज ही फिनिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना भी छोटा नहीं है, चाहे हो भी सकता है, देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको चेक करके बताना है कि ये 1 1 है कि नहीं। सभी लोग प्रोसेस के साथ चलिए, fx1 इक्वल टू fx2 लेकर। ठीक है, ईमानदारी के साथ सभी लोग काम कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अभी लिखने का तरीका आना चाहिए, ये नहीं कि बस हम रिकॉल कर दिए तो हो गया, ऐसा नहीं है। सभी लोग डन लिखिएगा अगर हो गया होगा तो। प्रोसेस के साथ कीजिए, fx1 इक्वल टू fx2 के साथ। सभी लोग, 3-4 लोगों का हो गया, चलिए कोई नहीं, ये वैसे लोग हैं जिनके साथ हो ही जाना है। गुड, जिनका नहीं होगा बेझिझक बोलेंगे कि सर नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा कि किसको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना, बट सभी को पूछ लेना है लिखने का तरीका कैसे होगा। गुड, हाँ बोर्ड के लिए है ये क्लास, जो है रिवीजन क्लास, ये बोर्ड के लिए है। कल हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें भी मैं आपको एनसीईआरटी भी साथ में लेकर चलूंगा, तो जो लोग अगर सिर्फ सीबीएसई के लिए हैं वो भी उसको ट्राई करेंगे। अच्छा, लिखने का तरीका बताएं। देखिए यहाँ पे लिखना होगा आपको, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, कहां से एलिमेंट लिया हमने x1 और x2? सेट ए से। सेट ए क्या था जिससे हम फंक्शन को डिफाइन करते थे। हम यहां से अगर इसको a लेते हैं और इसको b लेते हैं तो a और b दोनों सेम है। यहाँ पे हमने a से b में फंक्शन डिफाइन किया है, तो a का जो सेट है वो r के बराबर हो गया है। तो हम r से कोई भी 2 एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, नाउ fx1 लिखेंगे, we have fx1 equals to fx2। दिस इंप्लाइज, देखिए fx1 अगर आप लिखोगे तो fx में x1 रखोगे तो दिस विल बी x1 टू द पावर 3 प्लस 5 एंड दिस इक्वल्स टू x2 टू द पावर 3 प्लस 5। दोनों तरफ से 5 5 कैंसिल हो जाएगा भाई, उसको क्या कर लेंगे, x1 टू द पावर 3, इस x2 का साइड चेंज कर लेंगे तो x2 टू द पावर 3, दिस इक्वल्स टू 0। यहां से आपको मिलेगा, दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2। ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी x1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस a इंटू बी।
x1 x2, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये आप जानते होंगे, ये आप इसलिए मैंने छोटा क्वेश्चन लिया हुआ है, ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं लिया हुआ। ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 1/2 से यहाँ पे जितना ऐड किया इसको 2 टाइम्स करके इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो ये जो होगा कभी भी आपको जीरो नहीं मिलेगा, इट कैन नॉट बी जीरो। तो ये जो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा वो जीरो कब होगा, यहाँ पे लिखेंगे बट ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 दिस कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट जीरो कैसे होगा, देयरफॉर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज x1 बराबर x2। तो इस तरह से लिखेंगे भाई। अब अगर x1 बराबर, तो आपने देखा कि fx1 इक्वल्स टू आप fx2 लिए हुए थे, आपको फाइनली x1 इक्वल्स टू x2 मिल गया। सो ये क्या होगा, नहीं डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, ध्यान रहे। क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा सा अभी इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रहे, हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो क्या होता है, लॉस ऑफ रूट के कैटेगरी में आता है। कैसे आता है उसके इसके बाद देख लेते हैं। तो देखिए हमने जो डेफिनेशन लिया था कि fx1 इक्वल्स टू fx2 लेंगे तो आपको x1 इक्वल्स टू x2 मिलना चाहिए, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस गिवन फंक्शन इज f जो होगा इज 1 1, f जो होगा 1 1 फंक्शन होगा। 1 1 हमने 1-1 लिख दिया, ये इसका मतलब 1 1 हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर लेना था हमें, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3। इसको आपको बताना है कि ये 1 1 है कि नहीं, सभी लोग। अगर आप बोर्ड में करते प्रत्युष तो ये आपको इसी तरह से जाना पड़ता है। एक्स क्यू जिस तरह से हमने लिया ना, उसको एक्स ए क्यू माइनस बी क्यू के फैक्टर फॉर्मूले पे ब्रेक करके आपको लिखना पड़ता है। अच्छा प्रीवियस स्लाइड ही लिखा है, ये है प्रीवियस स्लाइड। देखिए क्या था, हमने लिया कि भाई दो एलिमेंट ले लिया, कहां से, डोमेन में से, दो एलिमेंट लिया। ध्यान रहे प्रत्युष, ये सब आपको नंबर लाना है अगर, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि दो एलिमेंट लेंगे, कहां से लेंगे भाई, तो डोमेन से सिलेक्ट करेंगे। तो दो एलिमेंट डोमेन से हमने सिलेक्ट किया, फिर क्या किया हमने मान लिया कि fx1 इक्वल्स टू fx2 है, और फाइनली हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल्स टू x2 मिल गया। यहाँ पे ध्यान रहे, हम चाहते तो डायरेक्ट पावर 3 कटा सकते थे, लेकिन इस तरह से कटाएंगे नहीं आप बोर्ड के लिए, ध्यान रहे। बोर्ड में अगर आप ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं, वो कटाने वाला काम नहीं, ठीक है। तो फाइनली हमें बिल्कुल प्रोसेस के साथ ये x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। हाँ आपने fx1 इक्वल्स टू fx2 लिया, आपको अगर फाइनली x1 इक्वल्स टू x2 मिल गया, सो वो फंक्शन आप डायरेक्टली ब्लाइंडली लिख सकते हैं, 1 1 होगा। हाँ नंबर कटेगा निकेत, अगर नहीं, अगर ऐसे प्रोसेस करोगे, ये डायरेक्ट अगर किसी ने ऐसे कटा दिया होगा कि भाई आपको मिला x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, और पावर 3 कट जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2, ऑब्वियसली यहां के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। बट प्रोसेस गलत होगा, इसको प्रोसेस गलत मानते हैं, ठीक है ना। क्यों मानते हैं, अभी कुछ देर इस नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख लोगे, ठीक है। ये गलत प्रोसेस है, इस तरह से नहीं करेंगे। तो देखिए ये हमने लिया हुआ है, यहां पर 4 मार्क्स का नहीं आएगा, 2 मार्क्स का ही आएगा, ध्यान रहे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 है, ये हो गया क्या सभी का। अब देखिए इसमें, चलिए ये हो गया, तो इसका आंसर लिखे, क्या है ये, गलत आंसर है प्रीति।
हाँ, आंसर तो ये सही आना चाहिए था, प्रोसेस पे डाउट होना चाहिए, आंसर तो ये बिल्कुल सही आना चाहिए भाई। वेल डन आदित्य। हाँ सही है प्रत्युष, गुड। मैं जो समझा रहा था, आई थिंक एक दो लोगों ने वही गलती कर दिया। ठीक है, यहां पे भी हमने लिया हुआ नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे नहीं कि x1 और x2 कहां से पिक किया। ठीक है भाई, यहां पे लिया हुआ नहीं है कि डोमेन को डिफाइन नहीं किया, अगर सिर्फ एक फंक्शन दिया हुआ है तो हम x1 और x2 दो एलिमेंट ले लेते हैं, तो हम सिंपली ले लेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में वो डिफाइन करके देगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई fx1 जो है वो fx2 के बराबर है। दो मेथड होंगे इसको करने के, देखिए कैसे। अगर पिछले मेथड को फॉलो नहीं करेंगे तो आप ऐसे लिखते fx1 इक्वल्स टू fx2, तो दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3, और ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3। रूट अंडर 3 तो दोनों तरफ कांस्टेंट है, हट जाएगा अपने आप, एलिमिनेट हो जाएगा। आपको मिल गया x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट भाई दोनों तरफ पावर 2 है, दोनों तरफ पावर 2 कट गया, आपको सिंपली x1 और x1 इक्वल्स टू x2 मिल गया, जो आपको चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, लेकिन आप कोई बंदा ऐसे करता कि भाई fx1 इक्वल्स टू fx2 हुआ, और उसने लिया इसको कि दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3, दिस इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3। उसने क्या किया भाई, रूट अंडर 3 तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये x1 स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिल गया x2 स्क्वायर। वो इसको इस साइड लेकर आया, तो आपको मिल गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू 0। तो उसने क्या किया भाई, ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर फॉर्मूला दिख रहा है, तो उसने क्या कर दिया कि a माइनस बी दैट मीन्स x1 माइनस x2, और यहां पर x1 माइनस माइनस प्लस ये x2 हो जाएगा, x1 प्लस यानी a प्लस बी, दिस इक्वल्स टू 0। इसका प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इधर बोथ टर्म्स, इधर दिस वन विल बी 0 और दिस वन विल बी 0, तो वी कैन राइट x1 माइनस x2 0 हो, और वी कैन राइट x1 प्लस x2 0 हो। तो यहां से हमें मिलेगा x1 इक्वल्स टू x2, और यहां पर मिल जाएगा x1 इक्वल्स टू माइनस x2। सो इसका मतलब आपको फाइनली क्या मिल गया, आपको फाइनली मिला कि x1 जो होगा दिस विल बी प्लस माइनस x2, प्लस माइनस x2। क्लियर है, तो यहां पर देखिए, यहां पे ये वाला जो रूट है ये वाला आ रहा है, लेकिन दूसरा वाला रूट इस तरह के कैंसिलेशन से क्या हो गया, खत्म हो गया अपने आप। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये जो होगा, यहां से मिल गया 1 1 है, और यहां से मिल गया कि 1 1 नहीं है, यहां से मिल गया मैनी 1 है। ठीक है, तो यहां पर ये प्रोसेस गलत था, इसलिए गलत आंसर आ रहा है। क्लियर है क्या, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, यानी कि मैनी 1 फंक्शन होगा, ये मैनी 1 फंक्शन होगा, एंड दिस इज, और ये जो प्रोसेस होगा, दिस प्रोसेस इज एब्सर्ड। ये प्रोसेस क्या है भाई, गलत है। ये प्रोसेस क्या गलत है, क्यों गलत है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ रूट, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ रूट्स अकर। ठीक है, लॉस ऑफ रूट के कारण ये मेथड क्या हो रहा है, ये आपको मेन 1 1 मिल गया, लेकिन ऑब्वियसली ये फंक्शन क्या था, मैनी 1 था। सभी को क्लियर है क्या, ये सभी को क्लियर है, गर्ल साइड से एक भी रिप्लाई नहीं आया था भाई। चलिए, सही है,
तो इसी तरह से 1 1 और 1 1 जब भी मिले आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे ही प्रोसेस देखना है और इसी प्रोसेस के साथ लिखना है। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मेथड भी होता है, अपनी स्लाइड में मैंने लिया हुआ है कि नहीं, अच्छा नहीं लिया हुआ है। इसका ग्राफिकल अप्रोच देख लेते हैं भाई, ग्राफिकल अप्रोच इसके पहले वाली स्लाइड्स में चल। जैसे कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या कीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो लाइन गिवन कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है, तो कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो क्या होगा, 1 1 होगा। और एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन को क्या बोलेंगे कि वो मैनी वन होगा। ठीक है, सपोज कीजिए यहां पर हमने ये पहले वाले में हमने क्या किया कि भाई एक लाइन लिया पैरेलल टू कहां से, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये फंक्शन का है तो एग्जांपल है ही, ये क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा दिस फंक्शन इज 1 1, ये क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। तो ये ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है भाई, कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन क्या है 1 1 है कि नहीं। तो कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर आपके गिवन फंक्शन को, नॉट कर्व को, क्योंकि फंक्शन होगा तभी तो 1 1 चेक करने की बात हो रही है भाई, तो क्या होगा, गिवन फंक्शन को अगर एक पॉइंट पर कट करे तो हम कहेंगे कि 1 1 फंक्शन होगा। यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक से ज्यादा पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये कहां पर, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक यहां पर एक यहां पर, तो ये भी क्या होगा, ये भी ये मैनी वन हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे नॉट 1 1, नॉट 1 1। ये वाला बताइए तो सभी लोग, इसमें सभी लोग बताइए कि कौन कौन से 1 1 और ऑन टू होंगे, सॉरी 1 1 और मैनी वन होंगे, या सिर्फ 1 1 लिख लीजिए। ये क्या होगा, ये 1 1 होगा क्या, ये वाला एग्जांपल, गुड। यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस भाई, जहां पर फंक्शन रहेगा वहीं पर, ये नहीं कि हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस फंक्शन यहां दिख रहा है हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जहां पर फंक्शन है, फंक्शन कहां है, सिर्फ इस लाइन पर है, तो इस लाइन से इस लाइन पर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर कट कर रहा है, सो ये भी क्या है, ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। यहां पर देख लीजिए, ये सुंदर सा 1 1 फंक्शन होगा, देखिए एक पॉइंट पर कट कर रहा है, यहां पर 2 पॉइंट पर कट करेगा, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये भी नॉट 1 1 होगा, यानी मैनी वन हो गया। और यहां पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है भाई, तो ये भी क्या हो गया, 1 1 हो गया। सभी को क्लियर होना चाहिए, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद मैं हटाता हूं। क्लियर है क्या सभी को, एक बार यस लिख दीजिए तो आगे बढ़ा जाए। गुड, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच बस आपको, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो वहां पर सिर्फ कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया है उसको चेक करना है, अब ग्राफ बनाए, सीधे एक नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पे प्रोसेस थोड़ी ना करने जाएंगे, तुरंत ग्राफ बनाएंगे, देख लेंगे कि 1 1 होगा कि नहीं, तो ये वहां पर यूजफुल होगा। ठीक है, और बोर्ड में दोनों तरीके से दिखा दीजिए 1 1 है कि नहीं। अगर ग्राफ लग रहा है कि बन, जैसे इसका ग्राफ बहुत आसानी से बन पाएगा, इसका ग्राफ भी आप बना के, अगर 4 नंबर में आ रहा है, ग्राफ सुंदर सा ग्राफ बना के पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करके दिखा दीजिए और फिर इस तरह का प्रोसेस लिख दीजिए, एक नंबर भी नहीं कटेगा। चलिए ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं, ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। हाँ बोलो प्रत्युष। अच्छा सेकंड ग्राफ कौन सा था भाई, ओके लेट मी चेक। ये हाँ प्रत्युष, मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज 1 2 3। नहीं तो फंक्शन इतने में ही डिफाइन है,
गधे। अभी हम बोले ना कि फंक्शन क्या करेंगे, जहां तक फंक्शन डिफाइन हो आप वहीं पर लाइन ड्रॉ करोगे ना। फंक्शन है नहीं, आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे सिर्फ इस पॉइंट पर। ऐसा नहीं है, जहां पर फंक्शन है वो पूरे फंक्शन में जाइए भाई। हाँ, -3 को 3 छोड़ के, अच्छा ये वाला बोल रहे हो। हाँ इस वाले, अच्छा ये सही बात बोला। इसमें ना डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल ये फंक्शन क्या है, ओवरऑल फंक्शन ये क्या होगा, यहाँ पर अगर 3 से ऊपर लिया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ ये देखिए, ये सही बात, हम ये तो मिस भी हो गया, ये मैंने देखा भी नहीं। देखिए यहाँ पर प्रत्युष सही बता रहा है, यहाँ पे देखना होगा आपको -3 से +3 के बीच में जो फंक्शन है ये क्या होगा, 1 1 दिख रहा है। ओवरऑल अगर इन जनरल दूसरे तो डोमेन की बात है, अगर पूछा जाए कि 1 1 है कि नहीं है तो आंसर इज नो, 1 1 नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो पूरे डोमेन को देखकर बोलते हैं, डोमेन को देखकर बोलते हैं। ठीक है, तो इन जनरल अगर पूछा जाए कि ये 1 1 है कि नहीं तो योर आंसर शुड बी नो। और अगर आपको स्पेसिफाई करे इंटरवल वाइज तो आप इंटरवल वाइज चेक कर लोगे कि जैसे 3 से ज्यादा के इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो ऐसा इंटरवल वाइज कभी पूछता नहीं है, इन जनरल ही पूछेगा कि 1 1 है कि नहीं, तो आंसर शुड बी नो, 1 1 नहीं है। अगर हम जनरल की बात कर रहे हैं, हमने कहीं पर कुछ इंटरवल नहीं लिखा है तो यहाँ पे भी लिखेंगे नॉट 1 1। क्लियर है, चलिए। अब देखिए ऑन टू फंक्शन में क्या करते हैं, और देखिए मैनी वन नहीं, अगर 1 1 नहीं हुआ तो वो मैनी वन हो जाएगा भाई। ठीक है, हमने उसको नहीं लिया। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि आप आपको जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन होता है, वो कोडोमेन के एलिमेंट मैप्ड हो चाहे नहीं भी हो सकते, अगर जनरल फंक्शन हम लेते हैं तो। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं प्रीवियस वाले, यहां पर देखिए, यहाँ पे हमने जब जनरल फंक्शन लिया तो हमने देखा कि सेट बी के एलिमेंट को मैप, जैसे यहाँ पर हमने सेट बी के एलिमेंट को मैप नहीं करा है, कौन सा एलिमेंट, 3 को मैप नहीं करा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, फंक्शन का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो अब वैसे फंक्शन जिसमें ये ए के तो सभी एलिमेंट मैप होने चाहिए, साथ ही साथ बी के भी सभी एलिमेंट मैप होने चाहिए। बी के यानी कि हम कहेंगे, अगर डिफाइन करना होगा कि द फंक्शन इन विच द ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट बी, क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट बी शुड हैव या मस्ट हैव द प्री इमेजेस इन सेट ए। सेट ए में प्री इमेजेस होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें कि ऑब्वियसली ये तो फंक्शन है भाई, ये ऑन टू है कि नहीं है, तो आंसर शुड बी नो, बिकॉज इस एलिमेंट 3 का कोई भी प्री इमेज हमें नहीं मिल रहा है। सो ये ऑन टू नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू जो होगा वो नहीं होगा। समझ में, यानी कि इनटू फंक्शन होगा, ये क्या होगा, इनटू हो जाएगा। और ये देखिए ये क्या है, फंक्शन तो था ही, ये देखिए 1 1 भी है। देखिए हर एलिमेंट का सिंगल इमेज मिल रहा है, डिस्टिंक्ट इमेज मिल रहा है, 1 1 भी है। और देखिए जितने भी एलिमेंट है सेट बी में उन सब के प्री इमेजेस मिल रहे हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे कोडोमेन में वो सभी ऑक्युपाइड हो जाएंगे। तो हम देखे थे रेंज के डेफिनेशन में कि वैसे कोडोमेन के वैसे एलिमेंट जिनका प्री इमेजेस मिल रहा था वो रेंज के पार्ट हो रहे थे। तो अब यहाँ पे कोडोमेन होने के लिए सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उन सब का क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इस केस में रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर भाई ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, तो यहां पे चेक नहीं करेंगे कि ऑन वन, सॉरी ये ऑन टू है कि नहीं, तो हम उधर ही प्रोसीड करते हैं अपना। ठीक है, ये वाला तो फंक्शन है, और ये ऑन टू है कि नहीं, ये वाला बताइए तो कोई लोग, पहला वाला, पहला वाला ऑन टू है, गुड, पहला वाला ऑन टू है भाई, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं वो मैप्ड है, और हमने पहले ही ये क्लियर कर दिया कि ये एक फंक्शन भी है। चलिए सभी का आंसर आ रहा है, होगा होगा, वेल डन, तो समझ गए। तो बस हमें अब समझना ये है कि आपको
ऑन टू अगर दिखाना होगा तो क्या करना है, ठीक है। तो वही हमने लिखा है भाई कि फंक्शन f such that a to b is said to be on to if each element in set b have free images in set a, set a में प्री इमेज मिलने चाहिए, ठीक है। जैसा यहां पर देखिए ये दो एलिमेंट के प्री इमेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। ये ऑन टू होगा क्या, ये भी ऑन टू नहीं होगा, ये भी ऑन टू नहीं होगा। ये होगा क्या, ये ऑन टू होगा भाई, ये ऑन टू होगा। और अगर इसको देखा जाए तो ये भी ऑन टू होगा। तो आपको वन टू के लिए क्या करना होता है कि जो इस केस में जो रेंज होता है फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू चेक करना होगा। तो आपका काम क्या होगा, डेफिनेशन से तो वहां पे काम नहीं चलेगा, तो आपको रेंज निकालने आना चाहिए इसके लिए। तो आप क्या करोगे कि रेंज जो है, रेंज वो इक्वल होना चाहिए कोडोमेन के, कोडोमेन, ठीक है। तो आपको यहां पर कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ रहता है एफ सच दैट ए टू बी, तो कोडोमेन और पहले से ऑलरेडी आपको कोडोमेन वहां पे गिवन रहता है, कोडोमेन गिवन है। तो आपको क्या करना होता है, उस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट कर लीजिए। रेंज फाइंड आउट करने के बाद चेक कीजिए कि वो आपके इस सेट बी के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर सेट बी के बराबर नहीं आ रहा है तो ऑन टू नहीं होगा, यानी कि वो इनटू हो जाएगा। और अगर वो बराबर आ रहा है तो वो ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। चलिए ये 3 मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी ट्राई करके आंसर कीजिए। तो तीनों एक साथ रिप्लाई करेंगे, सभी लोग आंसर तीनों का एक साथ रिप्लाई करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है, ठीक है। ध्यान रहे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर में आएगा, ध्यान रहे ये। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बोर्ड में इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब देखते देखते घबरा नहीं जाना है कि पूरे मार्क्स ले लेना। अब प्रोसेस के साथ जितना तेजी से लिख सकते हैं लिख दीजिए। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। प्रोसेस के साथ घर पे करते रहेगा। मुझे आंसर रिप्लाई कर दीजिए सभी लोग। ये पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा अगर आना होगा एग्जाम में तो, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 1 और ऑन टू दोनों चेक करना हो तो 4 मार्क्स के आएंगे। जस्टिफाई योर आंसर लिखा रहेगा, दैट मीन्स वो एक्सप्लेनेशन की डिमांड करेगा। हाँ 6 मार्क्स इससे भी बड़ा होगा। चलिए आंसर सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए सिर्फ।
पहले वाले का आंसर रिप्लाई कीजिए, पूछ रहा है कि नहीं है, येस और नो, और फिर सभी का 1 2 3 करके मार्क कीजिए। मैं यहाँ पे 1 2 3 मार्क कर देता हूँ, डाउट ना हो। 1 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है। इसका ग्राफ बना पाओगे इस टाइप का फंक्शन का? छह मार्क्स का भी आएगा तो एक्सप्लेनेशन ही दे देंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते चलेंगे, ठीक है? टू द पॉइंट ही। एक्सप्लेनेशन का मतलब ऐसा नहीं कि आपसे लिखने को बोल रहा है, आपसे एक्सप्लेन की डिमांड कर रहा है कि आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि आपका आंसर कैसे आया है। प्रीति का आंसर से एक साथ सभी लोग रिप्लाई कीजिए, एक साथ लिखकर। चैट में देखने में प्रॉब्लम होगा। प्रीति का आंसर सही था, तीनों उसने रिप्लाई किया हुआ है। प्रीति का तीसरा आंसर गलत है। प्रीति चेक योर आंसर, तीसरा गलत है। अदिति का सही है, अदिति राज, एक अदिति सिन्हा भी शायद है। अदिति राज का सही है। अनिकेत दूसरा वाला सही है, तुम्हारा पहला वाला भी सही था। कुंदन सही है। कुंदन कुंदन चेक करो, दूसरा आंसर चेक करो अपना। आदित्य राज प्लीज चेक योर आंसर। पहला वाले का इसका 1 1 आ रहा है, ऑन टू नहीं आ रहा है, गलत है। पहला वाला आई थिंक 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, चेक कर लीजिएगा। चेक करना पड़ेगा क्या पहले वाला? देखिए पहले वाला मैं एक चेक कर लेता हूं। इसमें देखिए भाई, ये यहां पर मैं दूसरे और तीसरे को बस ऐसे ही, ये क्या है, एक तरह का पैराबोलिक फंक्शन है, इस तरह का पैराबोलिक फंक्शन होगा। तो ये भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, मैनी वन है, मैनी वन है। और साथ ही साथ इसमें जो रेंज मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, लेकिन कोडोमेन दिया हुआ है कि ऑल रियल नंबर है, तो वो दोनों भी बराबर नहीं है। तो ये नीदर 1 1 है नॉर ऑन टू है, कोई भी नहीं है। तो दूसरे का डी ऑप्शन सही होगा। और तीसरा के लिए y इक्वल टू एक्स लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ हमेशा 1 1 होता है, यहाँ पे 1 1 तो होना ही चाहिए। देखिए ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप का है, इस टाइप का, ये हो गया ऑल रियल नंबर आएगा। तो ये क्या होगा, 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू होगा, तो तीसरे का ए होगा। पहले वाले को मैं अलग करता हूं, देखिए y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है, तो हमने y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, y एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू मिला हमें। यहां से वाई एक्स को एज इट इज रखेंगे, इस एक्स को इस साइड ले आ देंगे, एक्स इस साइड लेके आया, ये आपको थ्री वाई माइनस टू मिला। यहां से एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा वाई माइनस वन, दिस इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू। और यहां से x की जो वैल्यू मिलेगी
वो क्या होगा 3y माइनस 2 अपॉन, ये हम सिर्फ ऑन टू चेक कर रहे हैं भाई, 1 तो होगा ही, सिर्फ ऑन टू के लिए जिनको डाउट था वो देख रहे हैं। ये हो जाएगा y माइनस 1। अब देखिए ये x कब डिफाइन होगा, x की वैल्यू 1 होगा तो डिफाइन नहीं होगा, सॉरी y की वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो x डिफाइन नहीं होगा, तो y की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी लेंगे तो x डिफाइन होगा। सो वी कैन राइट कि रेंज जो होगा, रेंज दिस इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 1। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास जो कोडोमेन दिया हुआ है वो भी r-1 ही है, वो भी क्या है r-1 है, तो दिस इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये क्या है भाई, ये ऑन टू फंक्शन है, ये क्या है ऑन टू फंक्शन है। क्लियर होना चाहिए। चलिए सभी को क्लियर है? हाँ आई थिंक अब सभी लोग, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर रिप्लाई किया है, घबराने की बात नहीं है, जो नहीं आएगा पूछ लीजिए सिर्फ। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप जेई के एग्जाम में बैठिए चाहे सीबीएसई के एग्जाम में बैठिए, 1 नंबर सीबीएसई के क्वेश्चन के लिए 1 नंबर में होगा, और अगर जेई मेन पूछा तो वो हो जाएगा 4 नंबर का भाई। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ पे मैं सिर्फ चाहेंगे तो फॉर्मूला लिख दें, बताइए इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि सिर्फ फॉर्मूला लिख दे इसका, बताइए तो सभी लोग, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? राइट, यस और नो? हाँ एक्सप्लेन, अच्छा हल्का हल्का, ठीक है, मतलब मैं लिखूंगा नहीं, बस ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ठीक है, ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए सपोज कीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ सच दैट ए से बी, सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब सेट ए के एलिमेंट जो है वो सेट जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये सेट ए है, इसमें सेट बी है, इसमें जो एलिमेंट है वो कुछ इस टाइप के हैं, x1 x2 x3 एंड अप टू xn, क्या है xn, यानी कि इसमें n एलिमेंट, यानी कि अगर हम इसको नाम a देंगे और इसका नाम b देंगे, और इसमें जो एलिमेंट है y1 y2 y3 के टाइप के हैं, तो इसका मतलब y1 y2 y3 एंड अप टू ym है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको कार्डिनलिटी ऑफ सेट भी बोलते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं उसकी वैल्यू बताता है। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा n, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो है वो आपको गिवन है m। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पहले फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ये देखिए तो इस x1 के लिए ये x1 कहां कहां मैप होना चाहिए, तो x1 के लिए चॉइसेस कितने अवेलेबल हैं, तो x1 जो है ये पहला चॉइस ये है, x1 इसको भी मैप कर सकता था, x1 x सॉरी x2 ले लिया हमने, x1 के लिए हम चॉइसेस पहले देख रहे थे ना, हम x1 के लिए चॉइस दे रहे, x1 के लिए ये है, x1 इसको भी मैप कर सकता था, x1 इसको भी मैप कर सकता था, x1 इसको भी मैप कर सकता था, यानी कि x1 के लिए अगर हम चॉइसेस देखें तो m चॉइसेस होंगे क्या, इससे एग्री कर रहे हैं क्या सभी लोग? x1 जो है उसके लिए जो इमेजेस के चॉइसेस हैं वो m चॉइसेस हैं। सिमिलरली अब ये कोई जरूरी नहीं होता है कि x1 भाई इसको मैप कर लिया है तो x2 इसको मैप नहीं कर सकता है क्या, ऑफ कोर्स कर सकता है, दो डिफरेंट x का सेम इमेज मिल सकता है। हमने ये देखा कि दो डिफरेंट y, अब देखिए ये एक साथ नहीं है भाई,
यहाँ पे ये देखिए, ये कहेंगे कि फंक्शन का एग्जांपल नहीं है, ये अलग अलग टाइम लिया जा रहा होगा। अगर x1 ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, अगर ये ले लिया तो ये नहीं लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से ले लेंगे। तो m चॉइसेस इसके लिए है, इसके लिए कितना चॉइसेस होगा, दूसरे के लिए भी m चॉइस होगा, तीसरे के लिए भी m चॉइस होगा, और कहां तक, यानी कि जहां तक का एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है ये, टू m n टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएगा ये, n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये n टाइम्स हो जाएगा। तो m जो है वो मल्टीप्लाई होगा m n टाइम्स, तो क्या होगा, सॉरी, m जो है n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस विल बी m टू द पावर n। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन भाई। क्लियर है क्या ये सभी को, ध्यान रहे सभी के लिए है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तुरंत एक नंबर पिक करके चले जाइए। एन बी टू द पावर एन ए, या हम बोलेंगे m टू द पावर n। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। एक एग्जांपल, एक ही साथ सबका एग्जांपल लेंगे, एक ही साथ लेंगे, और हम पूछेंगे कि वन वन और वन वन कितने हैं, मैनी वन कितने हैं, ऑन टू कितने हैं, इन टू कितने हैं, सब एक ही में निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, एक ही एग्जांपल के थ्रू। दूसरा इसी में वन वन, ये तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इसमें वन वन और ऑन टू की बात नहीं हो रही है भाई। अब ये देखिए, वन वन फंक्शन की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। ठीक है, देखिए एक बार पिछले स्लाइड पे ही चलते हैं। देखिए वन वन फंक्शन के लिए अगर आप देखोगे तो x1 के लिए m चॉइसेस हैं, तो x1 के लिए m चॉइसेस हमने लिख दिया। यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें और पहले वाले केस में क्या डिफरेंस होगा। इसके लिए जो पहले वाला जो एलिमेंट लेंगे आप, उसके लिए चॉइसेस कितने अवेलेबल होंगे, तो जितने एलिमेंट होंगे सेट बी में वो सभी उनके लिए चॉइसेस होंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वन वन फंक्शन के केस में हम देखते हैं कि क्या होता है, डिस्टिंक्ट इमेजेस होने चाहिए। इसका मतलब कि जिसको इस x1 ने ऑक्युपाई कर लिया हुआ है, अब वो दूसरे एलिमेंट के लिए वो वाला इमेज अवेलेबल नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर हम x2 के लिए बोले, तो x2 के लिए जिसको मैप कर चुका होगा वो चॉइसेस इसके लिए रिड्यूस हो गए, तो इसके लिए अब जो x2 के लिए जो चॉइसेस बचेंगे वो क्या बचेंगे, m-1 चॉइसेस बचेंगे। क्लियर है क्या ये सभी को, ये क्लियर है भाई, आगे बढ़े। चलिए उसी तरह x3 के लिए कितना होगा, x3 के लिए जो चॉइसेस होगा, अब दो एलिमेंट रिड्यूस हो गए, पहला वाला जो था वो अब अवेलेबल नहीं होगा, दूसरा वाला एलिमेंट जिसको मैप कर लिया होगा वो भी अवेलेबल नहीं होगा, तो तीसरे वाले के लिए दिस विल बी m-2 चॉइसेस। एंड सिमिलरली इसको हम mth एलिमेंट के लिए बोलेंगे m-n-1 चॉइसेस, m-n-1 चॉइसेस। सही है भाई, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, m डिफरेंट थिंग्स, तो ये क्या होगा, यानी कि ये क्या होगा, एक तरह से अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। क्या है, n डिफरेंट थिंग्स है आउट ऑफ m गिवन प्लेसेस, m गिवन प्लेसेस। तो हम देखते थे अगर n डिफरेंट थिंग्स का अगर हम अरेंजमेंट करते थे, ठीक है, टेकन r एट अ टाइम, तो क्या होता था, दिस विल बी npr। तो वहां पर यहां पर क्या है, यहां पे देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली नंबर ऑफ, ये फंक्शन जो हो गया फंक्शंस कर लीजिए, ये हो जाएगा m p n। ठीक है, यानी कि अगर हम बोलेंगे तो nb p na, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई,
इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आर के टर्म में कर रहे हो तो आर के टर्म में, एम के टर्म में, तो देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, कहां तक चले आए थे, इंटू एम माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, ये टोटल नंबर जो वैल्यू होता है इसमें क्या करते हैं हम, एन कर लेते हैं, यहाँ पे एन था ना, एन लिया हुआ, एम माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन, इसमें क्या करते हैं फिर ए माइनस एन इंटू एम माइनस एन माइनस वन इंटू अप टू कहां तक, घटाते घटाते टू वन, थ्री भी ले लीजिए, डिवाइडेड बाई जितने एक्स्ट्रा टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमको यहीं से निकल गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहीं पे निकल गया। अब हम इसको एक शेप देने के लिए, एक डेफिनिट वैल्यू के फॉर्म में लिखने के लिए क्या किए, इतने एक्स्ट्रा टर्म से मल्टीप्लाई किए, तो इसी एक्स्ट्रा टर्म से हम डिवाइड भी कर देंगे। अप टू ये क्या होगा, 3 2 1, और आपको पता है ये क्या हो जाएगा, दिस इज ओवरऑल फैक्टोरियल m, एंड नीचे हो जाएगा ये फैक्टोरियल m माइनस n, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं MPN। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे NBPNA। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को, सभी को समझ में आया ये, राइट, ये नो होगा तो गर्ल साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, बताइए। कितने लोग हैं रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, चलिए एक अप, यहां पर एक अप कंडीशन मुझे लेना पड़ेगा। देखिए यहां पर देखिए, तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में, देखिए एक एग्जांपल से, एक एग्जांपल ही ले लेंगे। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेट ए में हम 3 ले लेते हैं, 1 2 3, और इस सेट में बी में हम 2 ही लेते हैं, 2 ले लेते हैं, मान लो x और y लिया, और अब पूछा जाए कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होगा, तो भाई अगर मान लीजिए आपने इसको इसके साथ मैप करा दिया, इसको इसके साथ मैप करा दिया, अगर इसको मैप नहीं कराएंगे तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, और मैप कराएंगे तो किसी एक पर तो होगा ही भाई ना, किसी एक पर तो होगा ही। तो वन वन फंक्शन की कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, अगर वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नहीं गलत आंसर है प्रत्युष, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर वो ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी से, देन द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन शुड बी जीरो। वहां पे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा, ब्लाइंडली आप बोलोगे कि वहां पे जीरो होगा। ठीक है भाई, क्यों होगा ये आपने देख लिया, यहां पे लिख देता हूं मैं कंडीशन वाइज, ये मैंने दिखाने के लिए आपको बता दिया था। देखिए तो हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि अगर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन चाहिए तो आप लिखोगे कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर वो ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल टू, ध्यान रहे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, वो ग्रेटर देन बी से हो तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज जीरो, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर वो लेस देन एन इक्वल टू है एन ऑफ बी से, तो हम कहेंगे कि एन बी पी एन ए जो होगा ये नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होगा, जीरो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या ये सभी को, ठीक है, क्यों हो जाता है भाई देख लीजिए, अभी हमने जो बनाया था पिक्टोरियल डायग्राम उससे, यहाँ पे एक्स और वाई लिया था, यहाँ पे 1 2 3 लिया था, अगर मान लीजिए इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करा दिया, इसको इसके साथ, अब अगर इसको ज्वाइन नहीं कराओगे तो फंक्शन ही नहीं होगा, और सिर्फ बोल रहा है कि वन वन फंक्शन है कि नहीं, तो इसका मतलब फंक्शन तो होगा ही भाई, तो तीसरे वाले को जैसे किसी एक पर मैप कराएंगे वन वन नहीं हो जाएगा, नॉट वन वन।
तो ये बात वो सभी केसेस के लिए होंगे जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी से। ठीक है, क्लियर है भाई? एक चीज और, ऑन टू फंक्शन देख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। इसमें भाई इसको मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, समझाने के लिए मुझे ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन और इंक्लूजन दोनों बताना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ, अगर पी एंड सी पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन और इंक्लूजन दोनों यूज होता है, तो बस प्रिंसिपल जान लीजिए कि ये क्यों ऐसा होता है। दिस इक्वल्स टू सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to m माइनस 1 to the पावर m, ठीक है, माइनस 1 to the पावर m माइनस आर एम सी आर आर टू द पावर n, ये होता है। क्लियर है क्या सभी को? आर क्या होगा, वेरी करेगा कहां से कहां तक, एक से लेकर जितना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में रहेगा। ये देखिए एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। प्लस में आज जो आता है वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन को शो करता है, इंक्लूजन को शो करेगा, और जो माइनस आएगा वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन को शो करेगा। तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस इसको याद कर लेना है भाई, ठीक है? क्योंकि अगर इसी को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो मेरा कम से कम आधा घंटा इसी में लगेगा, ठीक है? तो ये इस पे हम नहीं जानते, अगर इस पे और जाएंगे तो ये पी एंड सी में ही जाएंगे, ठीक है? याद कर लीजिए सिर्फ इसको। हाँ, समेशन प्रॉपर्टी है, लेकिन आप देखेंगे कि एम की ये डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहाँ पर एम माइनस आर है -1 के पावर में, तो एक बार ये पॉजिटिव आ रहा होगा और एक बार ये निगेटिव आ रहा होगा। तो जो पॉजिटिव आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, इंक्लूजन को शो करेगा, और जो नेगेटिव आ रहा होगा वो एक्सक्लूजन को शो कर रहा होगा, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ये आप कीजिएगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा, इसके बाद मेरी क्लासेस भी हैं 1:15 से ही, ठीक है? देखिए, लेट ए एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, ये 1 to 5 है, 1 2 3 4 5, एंड हाँ, सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 3 6 7, 3 6 7। तो आपको निकालना है फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, दूसरा टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, वन फंक्शन, तीसरा टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शंस, चौथा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है भाई? यहां पे देखिए हमने लिखा था NB टू द पावर NA, यानी 3 to the 5 जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये वाला कोई बताओ तो नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना होगा सभी लोग? वेल डन। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन इसमें 0 हो जाएगा भाई, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है दिस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। ये IIT JEE का क्वेश्चन है, मैं सस्ता क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, ठीक है?
ये जो है IIT जेईई का क्वेश्चन है, दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे ये सब, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 0 होगा। और देखिए इसका मतलब कि वन वन फंक्शन 0 मिल गए, इसका मतलब जितने भी आपको फंक्शन मिल रहे होंगे वो सब क्या होंगे, मैनी वन फंक्शन होगा। तो मैनी वन फंक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या है, 0 है, सो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो मिला वही मैनी वन फंक्शन भी होगा। इसके लिए देखिए ऑन टू के लिए एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये होगा सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 टू एम। एम कितना है यहाँ पर 3 है, क्योंकि जो दूसरे वाले सेट में एलिमेंट जो है वो 3 है, -1 टू द पावर 3 माइनस आर, ये क्या होगा एम सी आर, यानी कि 3 CR आर टू द पावर n, n कितना है 5 है। इसको एक्सपेंड कर सकते हो क्या आप लोग, एक्सपेंड कर लोगे ना भाई। आर की वैल्यू पहले 1 रखोगे, प्लस का साइन, फिर आर की वैल्यू 2 रखोगे, फिर प्लस का साइन, आर की वैल्यू 3 रखेंगे। हाँ डायरेक्ट बोर्ड में भी, ये बोर्ड में देखिए ये जब भी आएगा एक नंबर में आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा उसको कि किसने किस मेथड का यूज किया हुआ है, लेकिन ये आता है, मैं ये आपको एश्योर कर दूं। आपको ये नहीं सोचना है कि आता नहीं है, ये एक नंबर में हमेशा पूछते रहते हैं। अभी और भी चीजें पूछते हैं, जैसे आप रिलेशन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ये पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, कभी ट्रांजिटिव भी पूछ देता है, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे। तो ये सभी पूछा जाता है एक एक नंबर में, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज कर लूंगा। क्लियर है। इसमें जितना आएगा नंबर इनटू फंक्शन के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपको टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है भाई। एक क्लास में मैं नेक्स्ट एक क्लास में ट्राई करूंगा कि अगर कभी मिलता है या अगर ऑफलाइन सेंटर होता है तो उसमें हम लोग रिलेशन देख लेंगे, और जो इसमें बचे हुए हैं इनवर्स और कंपोजिशन, ये दो चीजें बची हुई हैं, ठीक है। ओके, अब आप लोग ट्राई कर सकते हो कि इसका एक्सरसाइज, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो ग्रुप में, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन।